हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज 18 सितंबर से 21 सितंबर तक का करंट अफेयर एनालिसिस करेंगे। पहली न्यूज़ आइटम देख लेते हैं। पहली न्यूज़ आइटम जो है वो कलर रिवॉल्यूशंस के बारे में है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल मीटिंग ने चाइना ने सारी की सारी एससीओ कंट्रीज से अपील किया है कि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें और फॉरेन पावर्स को हम अपनी कंट्रीज़ में रजीम को डिस्टेबलाइज करने का मौका ना दें। कि जैसे चाइना के अकॉर्डिंग जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, फॉरेन पावर्स हैं, वो कलर रिवॉल्यूशंस इंसाइट करके कंट्री में रजीम्स को डिस्टेबलाइज करती हैं। अब बेसिकली कलर रिवॉल्यूशन या कलर अपराइजिंग्स होता क्या है? कलर अपराइजिंग एक सीरीज ऑफ अपराइजिंग को बोला जाता है। कि इनिशियली क्या होता है कि ईस्टर्न यूरोप में सारी की सारी कम्युनिस्ट कंट्रीज थी। उन कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में 2004 के आसपास एक काइंड ऑफ चेन रिएक्शन की फॉर्मेट में अपराइजिंग होती हैं। उसमें क्या होता था कि लोगों की मेजर डिमांड होती थी कि लोग जो थे सड़कों पे आ जाते थे अपराइजिंग में। पीपल यूज टू टेक ऑन स्ट्रीट, लोग सड़कों पे आ जाते थे, लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन होती थी और लोग जो हैं वो फ्रेश इलेक्शन, फ्री इलेक्शंस की डिमांड करते थे। रजीम को चेंज कर दिया जाए, ऐसी उनकी डिमांड होती थी। और स्पेसिफिकली कि अथॉरिटेरियन लीडर्स को रिमूव करके डेमोक्रेटिक लीडर्स को जो है पावर में लाया जाए। ये उनकी बेसिक डिमांड होती थी। अब प्रोटेस्टर्स जो थे, इसको कलर अपराइजिंग इसलिए बोला जाता है कि जो प्रोटेस्टर्स स्ट्रीट पे आते थे वो एक स्पेसिफिक कलर पहनते थे। ठीक है, दे यूज टू बियर अ स्पेसिफिक कलर। जैसे कि यूक्रेन की केस में जब अपराइजिंग हुई थी तो उसमें लोगों ने ऑरेंज कलर की कैप्स पहनी थी, तो इसलिए उसको ऑरेंज रिवोल्यूशन बोलते हैं। ये जो है मतलब फ्लावर के नेम के पीछे भी हो सकता है, जैसे कि जैस्मिन रिवोल्यूशन ट्यूनीशिया में हुआ था। यूक्रेन का 3 मेजर देख लेते हैं कि ऑरेंज रिवोल्यूशन इन यूक्रेन, ट्यूनीशिया में जैस्मिन रिवोल्यूशन और किर्गिस्तान में ट्यूलिप रिवोल्यूशन हुआ था। ऑरेंज रिवोल्यूशन क्या है बेसिकली? ये एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट थी जो यूक्रेन में हुई थी नवंबर 2004 से लेकर जनवरी 2005 तक। एक्चुअल में क्या था सिचुएशन कि 2004 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे। उसमें जो रशिया के बैक्ड एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे, विक्टर यानुकोविक। इनकी विक्ट्री हुई थी। जब इलेक्शन कमीशन ने इनको विनर डिक्लेयर कर दिया था तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो है ऑरेंज कैप्स पहन के, ये ऑरेंज कलर पहन के वो स्ट्रीट्स पे आ गए थे। उन्होंने सब्सिक्वेंटली उन्होंने डिमांड किया था कि ये इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और दोबारा से इलेक्शन हो। इनके अगेंस्ट काइंड ऑफ ये अपराइजिंग थी। उस टाइम पे क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया था और री वोट का ऑप्शन दिया था कि दोबारा से वोटिंग हो। दोबारा से जब वोटिंग होती है उसमें भी सेम विक्टर यानुकोविक जो हैं ये जीतते हैं और ये प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट ट्यूलिप रिवोल्यूशन, ये फर्स्ट किर्गिज रिवोल्यूशन था। ये मूवमेंट जो थी, किर्गिज के एक प्रेसिडेंट थे अस्कर अकेव। ये अर्ली 2005 में हुई थी, इनको प्रेसिडेंट की चेयर से हटाने के लिए। ये प्रोटेस्ट थी तब हुई थी जब फरवरी 2005 में इलेक्शन का रिजल्ट आया था और आईकीव जो है इनके एलाइज और फैमिली, बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स जो थे वो पावर में आ गए थे। उनके अगेंस्ट ये रिवोल्यूशन हुआ था किर्गिस्तान में। नेक्स्ट है जैस्मिन रिवोल्यूशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये दिसंबर 2010 से लेके जनवरी 2011 तक टूनीशिया में हुआ था। ये अपराइजिंग हुई क्यों थी बेसिकली? क्योंकि टूनीशिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो चुकी थी। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और लोगों के पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। लोग इसीलिए जो है वो दे टुक टू द स्ट्रीट्स, इसीलिए लोग सड़कों पे आए थे। इमीडिएट कैटलिस्ट जो था मूवमेंट का, एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक यंग वेजिटेबल वेंडर ने, सब्जी बेचने वाले एक बच्चे ने, एक यंग लड़के ने गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर अपना खुद को आग लगा के सेल्फ इमोलेशन करके सुसाइड कमिट कर लिया था, सेल्फ इमोलेशन किया था। ये सिड बाउजिद नाम के टाउन में हुआ था। वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि ये जो यंग वेजिटेबल वेंडर था, ये सब्जी बेचने वाला जो लड़का था, इसका सारा का सारी जो सामान था, बहुत सारा इसकी बिलोंगिंग्स थी, पुलिस ने छीन ली थी। उसके चलते इसने प्रोटेस्ट किया था और अपने आप को सुसाइड किया था वहाँ पे। इसके अगेंस्ट ये एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था। उसके बाद फिर एकदम से मतलब पूरे के पूरे टूनीशिया में ये अपराइजिंग होने लग जाती है। टूनीशियन गवर्नमेंट जो है इसको बहुत वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला था कि इसने बहुत वायलेंटली फोर्स का यूज़ करके इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की है। इसके बाद फाइनली प्रोटेस्टर्स की इस प्रोटेस्ट की वजह से अली जो थे वहाँ पे प्रेसिडेंट, जो उनके लीडर थे, तो उनको जो है आउटस्टर किया था। एंड ऑल्सो एक वेव ऑफ प्रोटेस्ट शुरू हो गई थी पूरे के पूरे नॉर्थ अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। अरब स्प्रिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, अरब स्प्रिंग से जस्ट पहले जैस्मिन रिवोल्यूशन हुआ था टूनीशिया में।
सो ये न्यूज़ आइटम थी। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में अभी लॉन्च की है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 जो है फर्स्ट टाइम 2020 के बजट में जो है फर्स्ट टाइम मेंशन की गई थी। ये पॉलिसी बेसिकली होगी क्या, इस पॉलिसी में एक रोड मैप बनाया जाएगा ताकि कैसे हम अपने वेरियस सेक्टर्स को इंटरकनेक्ट कर सकें, और ताकि जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज है हर सेक्टर की, सो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को, बिल्डिंग कॉस्ट को कट डाउन किया जा सके और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो उसके लिए ये एक पॉलिसी नॉर्म्स होंगे। सो ये जो है इसमें क्या होगा कि स्मूथ मूवमेंट्स ऑफ गुड, लॉजिस्टिक बेसिकली क्या होता है कि स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स, कि कैसे स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स पूरे के पूरे इंडिया में की जाए। इससे क्या होगा कि अगर स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड होगी, फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड होगी, तो कॉम्पिटिटिवनेस जो होगी कंट्री की, सो कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होती है। इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिवनेस डोमेस्टिक लेवल पे और इंटरनेशनल मार्केट में दोनों जगह पे कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव होती है। क्योंकि सपोज करो कि अगर लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, एक्चुअल में लॉजिस्टिक की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में, अगर लॉजिस्टिक की कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट हमारे जो हैं वो सस्ते होंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट विड बिकम चीपर एंड ऑल्सो इंडियन गुड्स इन डोमेस्टिक सफियर ऑल्सो विड बिकम चीपर। तो जब वो सस्ती हो जाएंगी तो इसके चलते उसकी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा इट विल ऑल्सो ब्रिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट मैंने आपको बता दिया कम होगी, एंड एफिशिएंसी जो है वेरियस सेक्टर की इकोनॉमी के वो इंक्रीज़ होगी और वैल्यू एडिशन बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंट्री की ऑल इन ऑल। फोकस एरिया इसमें क्या होंगे, इसमें 4 फोकस एरिया हैं बेसिकली। फोकस एरिया पहला है इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम, दूसरा है लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, तीसरा है एज ऑफ लॉजिस्टिक्स सिस्टम एंड सिस्टम इंप्रूवमेंट ग्रुप। अब ये 4 हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम में क्या होगा कि 30 डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो, ठीक है, इंटीग्रेट 30 डिफरेंट सिस्टम, 30 डिफरेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाएगा 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के। जो 7 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि कस्टम डिपार्टमेंट है, इन अ सेंस कि किसी भी चीज़ की, किसी भी गुड की प्रोडक्शन से लेके उसके एक्सपोर्ट तक जो 7 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, 7 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला कस्टम, देन एविएशन, रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स मिनिस्ट्रीज। सो ये जो सेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इनके 30 डिफरेंट सिस्टम को एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना है, इनको इंटीग्रेट करना है। सो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम। दूसरा है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम। ULIP के अंडर क्या होगा कि कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग की जाएगी कार्गो मूवमेंट की, कौन सा मटेरियल प्रोडक्शन साइट से लेके एक्सपोर्ट की पूरी वैल्यू चेन तक कहाँ पे पहुँचा है उसको रियल टाइम ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, तीसरा है एज ऑफ लॉजिस्टिक। सो एज ऑफ लॉजिस्टिक ELOG में क्या होगा कि वुड सीक टू सिंप्लीफाई द प्रोसीजर, इसमें प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जाएगा और एस ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज किया जाएगा। नेक्स्ट है SIG, सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप। सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप में क्या होगा कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो भी लॉजिस्टिक से रिलेटेड हैं, ठीक है, उनको रेगुलर बेसिस पे उनको मोनीटर किया जाएगा ताकि ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है लॉजिस्टिक्स का, इसमें कम से कम हर्डल्स आएँ। जैसे ही हर्डल आएगी उसको रियल टाइम उसको हैंडल भी किया जाएगा। ठीक है, सो एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, ठीक है, एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम के अंडर। सो गति शक्ति स्कीम के अंडर एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बनाया जाएगा जो इस स्कीम को मोनीटर करेगा और जो ये न्यू लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है इसकी इम्प्लीमेंटेशन को ध्यान देगा, इसको रिव्यू करेगा। तो ये था लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में। सो 9th सेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी, सो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए एक ट्रीटी हुई थी, तो इस ट्रीटी की गवर्निंग काउंसिल का 9th सेशन कंडक्ट हुआ है। ठीक है, न्यू दिल्ली में कंडक्ट हो रहा है। इस ट्रीटी को सीड ट्रीटी भी बोला जाता है। ठीक है, प्लांट ट्रीटी या फिर सीड ट्रीटी भी बोलते हैं। सो प्लांट ट्रीटी बेसिकली ये फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस की, ये एक पार्ट है। सो FAO जो है, FAO इसने 2001 में इसको साइन किया था, इसको अडॉप्ट किया था। FAO जो है इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, जबकि यूनाइटेड नेशन के बेसिकली सारे के सारी जो बॉडीज़ हैं वो न्यूयॉर्क में बेस्ड हैं, US में बेस्ड हैं। सो ये जो है फाइनली लेकिन 2004 में
2001 में इसको अडॉप्ट किया था, 2004 में ये फोर्स में आई थी। प्लांट ट्रीटी जो है ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है। बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो लीगली बाइंडिंग होते हैं। सो प्लांट ट्रीटी जो है या सीड ट्रीटी जो है ये इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, तीन मेन एम है। सबसे पहला कि एस्टैब्लिश अ ग्लोबल सिस्टम टू प्रोवाइड फार्मर, कि फार्मर को, प्लांट ब्रीडर को, साइंटिस्ट को फ्री एक्सेस होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल की, कि प्लांट का जेनेटिक मटेरियल, सीड्स का जेनेटिक मटेरियल जो है उसके डेटाबेस की डायरेक्ट एंड फ्री एक्सेस होनी चाहिए फार्मर्स को, प्लांट ब्रीडर्स को और साइंटिस्ट्स को। एंड इंश्योर दैट रेसिपिएंट शेयर द बेनिफिट, कि जो भी पर्सन रेसिपिएंट है जेनेटिक मटेरियल का वो उसका बेनिफिट सारी की सारी वैल्यू चेन में, ठीक है, मतलब वो उसका बेनिफिट जो ओरिजिन वाली कंट्रीज़ हैं, मतलब जहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट होती है वहाँ उसके साथ, सपोज करो कि किसी XYZ नाम की कंट्री ने एक प्लांट की जेनेटिक रिसोर्स को यूज़ किया है जो सपोज करो इंडिया में बेस्ड है, ठीक है, इंडिया की इन्फॉर्मेशन है, तो इसको अगर उसने यूज़ किया है तो इस टेक्नोलॉजी का या इस जेनेटिक रिसोर्स का फ़ायदा इंडिया को ज़रूर होना चाहिए। सो सोर्स कंट्री को फ़ायदा होना इसका एक पार्ट है। तीसरा, रिकॉग्नाइज द एनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड फार्मर, ठीक है। सो इंडिजिनस पीपल का, फार्मर्स का या ट्रेडिशनल कस्टोडियन जो होते हैं फूड क्रॉप्स के, सो उनको जो है रिकॉग्नाइज करना भी इस ट्रिटी का एक मेन एम है। इसके अलावा 131 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो पार्ट हैं, वो मेंबर हैं इसकी। एक्चुअली बेसिकली 130 कंट्रीज़ इसका हिस्सा है और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन जो है इसका हिस्सा है। ये मल्टीलेटरल सिस्टम है, एग्रीकल्चर रिसर्च को सपोर्ट करता है, डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एज वेल एज ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी इसका फोकस रहता है, क्योंकि ये जो है ये सारे के सारे मेंबर कंट्रीज़ को इंपॉर्टेंट फूड एंड फॉरेज क्रॉप्स की एक्सेस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं, इस सिस्टम के अंडर एक ग्लोबल पूल ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, कि प्लांट के DNA का, मतलब एक ग्लोबल जेनेटिक, प्लांट की जेनेटिक रिसोर्सेज का एक ग्लोबल डेटाबेस, एक पूल बनाया जाएगा, ठीक है, एक पूल बनाया गया है जो सारे के सारे जितने भी 131 मेंबर हैं इन सब 131 मेंबर्स को अवेलेबल होगा। एक जीन पूल बनाया जाएगा, ठीक है, ये जीन पूल जो है इसको सारे के सारे सीड ट्रीटी के जो मेंबर्स हैं वो इसको एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा 64 क्रॉप स्पीसीज़ जो हैं वो इस पूल में इंक्लूड कर दी जा चुकी हैं ऑलरेडी, एंड ये जो है अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ग्लोबल फूड रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये जो है 64 स्पीसीज़ ये 80% ऑफ ग्लोबल फूड का पार्ट, मतलब 80% ऑफ ग्लोबल फूड कॉन्स्टिट्यूट करती हैं ये। एज मैनी एज 1000 सैम्पल्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज आर एक्सचेंज डेली बेसिस, तो डेली बेसिस पे 1000 सैम्पल्स जो हैं जेनेटिक रिसोर्सेज के ये एक्सचेंज किए जाते हैं बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और कंट्रीज़ और साइंटिफिक बॉडीज़। सो इसके जो बेनिफिट हैं मॉनिटरी भी हैं और नॉन मॉनिटरी भी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है राइपेरियन फॉरेस्ट के बारे में। राइपेरियन फॉरेस्ट पहले देख लेते हैं होते क्या हैं। जो भी फॉरेस्ट ऐसे वाटर बॉडी के जस्ट एडजेसेंट होते हैं, ठीक है, जिनके मतलब बीच में से वाटर बॉडी निकलती है या वाटर बॉडी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उनको राइपेरियन फॉरेस्ट बोलते हैं, कि रिवर के या वाटर बॉडी के राइपेरियन एरिया में जो फॉल करते हैं। अब एक नई स्टडी की गई थी, ठीक, एक नई स्टडी के अकॉर्डिंग ये फाइंड हुआ है कि कोस्टा रिका एक कंट्री है, उसके राइपेरियन फॉरेस्ट जो है, ठीक है, वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे वाटर क्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है, कार्बन स्टोरेज भी इंक्रीज़ हो रही है। राइपेरियन फॉरेस्ट जो भी होता है ना उसमें बहुत सारे सेक्रेड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब बिकॉज ऑफ ये सेक्रेड ग्रुप्स की वजह से राइपेरियन फॉरेस्ट जो है इनको लोकल पीपल, देखो सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं उनका लोकल पीपल के लिए सिग्निफिकेंस बहुत होता है। सो लोकल पीपल अगर सेक्रेड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करेंगे तो राइपेरियन फॉरेस्ट भी उसके साथ साथ प्रोटेक्ट होते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट ड्वेलर्स और लोकल पीपल इनको प्रोटेक्ट करते हैं। राइपेरियन फॉरेस्ट जो है इनकी बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेचर के लिए भी और ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी, ठीक है। बहुत सारे के साथ साथ इसके तीन जो, मतलब अमंग बहुत सारे फंक्शंस में से तीन मेजर मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका राइपेरियन फॉरेस्ट में मेजर क्या है कि प्रिजर्विंग प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़, प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ को कंजर्व किया करने में रोल प्ले करते हैं ये। बैंक इरोजन कम करते हैं ये, ठीक है। और उसके अलावा फ्लडिंग और नहीं होने देते हैं और वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी होती है इनमें, क्योंकि वाटर रिटेन कर लेते हैं तो जिसकी वजह से नियर बाई एरियाज़ में फ्लडिंग नहीं होती है। राइपेरियन फॉरेस्ट जो है कैटेगोरिकली एसोसिएटेड विद रिवर, ये रिवर के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और क्योंकि ये रिवर के साथ एसोसिएटेड जो होते हैं उनको राइपेरियन बोलते हैं, तो एक्चुअल में राइपेरियन फॉरेस्ट का नंबर जो है कंपैरेटिवली बहुत कम है। सो रिवर
have dwindled as a result of loss of area to the agriculture and intensive cultivation of the popular trees. यूजली क्या होता है कि मतलब प्लांटेशन कल्टीवेशन के चलते या फिर कोई भी ऐसा इंटेंसिव कल्टीवेशन के चलते बहुत जगह पे जहाँ पे पहले राइपेरियन फॉरेस्ट हुआ करते थे, अब वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बन चुकी है। ठीक है, सो ये राइपेरियन फॉरेस्ट की कुछ फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट। सो ऑक्सफैम नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है एक इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट निकालता है। सो इसने इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 वाली निकाली है, जिसमें पता चला है कि विमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इंक्लूडिंग मुस्लिम्स को इंक्लूड करके, और हिस्टोरिकली ओप्रेस्ड कम्युनिटीज़ जैसे कि दलित हैं, आदिवासीज़ हैं, ये अभी भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं जॉब्स मिलने के मामले में, लाइवलीहुड के मामले में और एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिलने के मामले में। अब एक न्यू रिपोर्ट ने शो किया है कि ये जो न्यू रिपोर्ट आई है 2022 वाली, इसके अकॉर्डिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो विमेन का जस्ट 25% था। कि इतनी विमेन में से जितनी टोटल विमेन प्रेजेंट है, सपोज करो 100 टोटल विमेन है अगर, तो उसमें सिर्फ 25 विमेन जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं लेबर फोर्स में। सो जस्ट 25% है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। ये जो है ये ब्राज़ील, बहुत सारी कंट्रीज से हमारी जो मतलब हमारे जो टाइप की कंट्रीज़ हैं, मतलब जो हमारे लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाली कंट्रीज़ हैं, उनसे बहुत कम है। ब्राज़ील से कम है, रशिया से कम है, चाइना से कम है, साउथ अफ्रीका से कम है। ठीक है, तो ये है डेटा। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 2004 और 2005 में इनफैक्ट काफ़ी अच्छी थी, ज़्यादा थी, 42.7 थी। ठीक है, ये सिग्निफिकेंटली बहुत कम हो चुकी है क्योंकि विमेन जो है वर्क फोर्स से वो विड्रॉ कर लेती हैं। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्ट हो रही है, लेकिन हमारी विमेन जो है वो वर्क फोर्स में बहुत कम जा रही हैं। सो अब रीजंस क्या हैं इसके? सबसे पहला तो लो पार्टिसिपेशन का एक रीज़न ये है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। ठीक है, वेजेस विमेन को कम दी जाती हैं, विमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम अवेलेबल होती हैं। सो वेजेस फॉर द विमेन जो है, मतलब कम वेजेस की वजह से 83% विमेन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, और 17% विमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा सजेशंस में क्या गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए, जैसे कि बेटर पे देनी चाहिए विमेंस को, स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, स्किल एक्विजिशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, जॉब कोटाज रखने चाहिए, पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर को बोलना चाहिए कि उनको इनकरेज करना चाहिए कि प्राइवेट इंडस्ट्री को कि वो विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय करें। ठीक है, ताकि जेंडर गैप को कम किया जा सके। अब बेसिस क्या है कि फाइंडिंग्स वर बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव एनालिसिस ऑफ गवर्नमेंट डेटा। ये जो सारी रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट डेटा के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट का मेन टारगेट ये था कि इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। 2019-20 में 60% ऑफ ऑल मैन, मतलब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 60% ऑफ ऑल मैन, 15 साल से वर्किंग एज में जितने भी मैन हैं उसमें से 60% जो है वो सैलरीड ग्रुप में है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी न तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये जो फिगर है ये 19% थी सिर्फ विमेन के लिए। सो रिपोर्ट में ये भी फाइंड किया गया है कि विमेन और मेन की वेजेस में, उनकी पे में, सेम काम करने के लिए भी उनकी पे में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। देयर इज़ सिग्निफिकेंट गैप इन अर्निंग्स एंड ऑल्सो एवरेज अर्निंग ऑफ मैन जो है एक सेम काम के लिए 2.5 टाइम्स है एज़ कम्पेयर टू अ विमेन। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो एक्सक्लूजन और इंक्लूजन फ्रॉम द एसटी लिस्ट। सो यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है कि कुछ ट्राइब्स को ऐड किया जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, नई शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर की जाएंगी। स्पेशली ये 4 स्टेट्स में हो रहा है, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। इन 4 स्टेट्स में एसटी की लिस्ट को इंक्रीज़ किया जाएगा। ठीक है, हत्ती ट्राइब्स है, ये ट्रांसगिरी एरिया हिमाचल में है। हट्टी ट्राइब जो है हिमाचल प्रदेश की है। ठीक है, और नैरकोवन, नारीकोरवन, ठीक है, नारीकोरावन और कुरीविक्कीकरण, ठीक है, कुरीविक्कीकरण जो है ये तमिलनाडु की 2 हिल ट्राइब्स हैं। ठीक है, इनको एसटी की लिस्ट में डाला जाएगा, हिल्स में रहती हैं ये। ठीक है, बिंझिया कम्युनिटी छत्तीसगढ़ की एसटी में आएगी और गोंड कम्युनिटी उत्तर प्रदेश में के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है जो, वो एसटी कम्युनिटी में डाल दी जाएगी। एंड मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज़ जो है ये बहुत, मतलब कभी भी आज तक लिस्ट में इंक्लूड नहीं की गई थी, ना तो एससी की में ना ही बीसी वाली लिस्ट में। सो ये इनको फाइनली एसटी की लिस्ट में ऐड किया जा रहा है। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या होता है कि अगर सपोज़ करो किसी भी शेड्यूल ट्राइब को या शेड्यूल कास्ट को ऐड या रिमूव करना होता है लिस्ट में से, तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टेट जो भी होती है, कंसर्न स्टेट या यूटी जो है वो, मतलब वो रिकमेंड करती है
ठीक है, सर्टेन कम्युनिटीज़ को कि उनको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए लिस्ट में से, ठीक है, अपनी पर्सनल डिस्क्रिप्शन के ऊपर। इसके बाद ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रपोजल होता है, ठीक है, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जब इसको अप्रूव कर देती है, फिर वो उसको, ठीक है, मतलब कंसर्न, सपोज करो कि तमिलनाडु ने बोला, ठीक है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने बोला मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर अपनी डेलिब्रेशन के बाद उसको एग्जामिन करती है, और एग्जामिनेशन मतलब जब उसको सेटिस्फाई हो जाती है कि इसको ऐड कर दिया जाना चाहिए, फिर उसको वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास मिलती है, RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जब उसको अपने अकॉर्डिंग अप्रूव कर देता है, फिर वो जाती है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, अगर शेड्यूल कास्ट है तो शेड्यूल ट्राइब, अगर शेड्यूल ट्राइब है तो फिर जाती है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में। उसके बाद ये प्रपोजल जो है दोबारा से मतलब इन दोनों के इनके अप्रूव करने के बाद जो है ये यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाता है। यूनियन गवर्नमेंट जो है इंटर मिनिस्ट्रियल डेलिब्रेशंस करती है, फाइनली कैबिनेट जब उसको अप्रूव कर देता है तो फिर एक लॉ प्लेस किया जाता है पार्लियामेंट में, शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 या फिर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 को अमेंड करने के लिए, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक बिल रखा जाता है। अब ये जो है इसको दोनों, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों पास कर देते हैं, देन ये बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। प्रेसिडेंट को असेंट करना होता है इसको बिल को, ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। और फिर अकॉर्डिंगली जो है कोई भी ST या SC अगर ऐड की जा रहे हैं तो वो लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, और रिमूव कर रहे हैं तो लिस्ट में से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट ऑफिस के पास होता है, क्योंकि एंड में वो नोटिफिकेशन जारी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज अंडर द पावर वेस्टेड फ्रॉम आर्टिकल 341 टू 342 तक, ठीक है। ये था इसके बारे में। इसके अलावा कोई भी कैसे देखा जाएगा कि किसी भी कम्युनिटी को कि क्या वो शेड्यूल ट्राइब है या नहीं, गवर्नमेंट 5 पैरामीटर देखती है। सबसे पहले तो उसके एथनोलॉजिकल ट्रेट्स देखे जाते हैं, ठीक है। अगर उसकी एथनिसिटी काफ़ी यूनिक है, ठीक है, तो एथनोलॉजिकल ट्रेट्स के बेसिस पे उसको दिया जाता है स्टेटस। देन ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स उस ट्राइब के देखे जाते हैं। देन डिस्टिंक्टिव कल्चर है उसका या नहीं। उसके बाद जोग्राफिकल आइसोलेशन कितनी है और बैकवर्डनेस कितनी है। इन चीज़ों के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि वेदर पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल ट्राइब है या नहीं, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब उसने बोला है कि फुल प्रूफ पैरामीटर्स होने चाहिए ये डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर कोई ट्राइब जो है शेड्यूल ट्राइब है या नहीं है, ठीक है। सो ये है। और उसके अलावा शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, ठीक है, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में 705 एथनिक ग्रुप्स हैं, मतलब शेड्यूल ट्राइब्स हैं अंडर आर्टिकल 342 आर्टिकल 336 एंड 342 जो है ये डील करते हैं विद ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया। 10 करोड़ इंडियंस जो हैं वो नोटिफाई किए गए हैं अप्रॉक्सीमेटली शेड्यूल ट्राइब, और उनमें से 1.04 करोड़ जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में रहते हैं। ST पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 8.6% कॉन्स्टिट्यूट करती है, और इस 8.6 का 11.3% जो है वो रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट केस है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है जोयमाला के बारे में। जोयमाला एक एलिफेंट है, ठीक है। असम ने इसको तमिलनाडु को दिया था, ठीक है, लीज के ऊपर। सो एक डिस्प्यूट आ गया है तमिलनाडु और असम में, ठीक है, जिसके चलते मतलब जो प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ एलिफेंट की प्राइवेट ऑनरशिप के जो लक्यूनाज हैं उसको उजागर किया है इसने। सो जोयमाला एक एलिफेंट है जो असम ने तमिलनाडु को लीज़ के ऊपर दिया था, और असम ने बोला है कि तमिलनाडु उसको बहुत मिसट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो जिसके चलते अब मद्रास और गुवाहाटी हाई कोर्ट में लीगल बैटल चल रही हैं। सो इंडिया में अबाउट 2675 कैप्टिव एलिफेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक RTI फाइल की गई थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 2675 जो हैं ये कैप्टिव एलिफेंट्स हैं। मेजॉरिटी ऑफ ये जो एलिफेंट्स हैं इनमें से अप्रोक्सीमेटली मेजॉरिटी एलिफेंट यानी कि 1821 जो प्राइवेट ऑनरशिप वाले एलिफेंट हैं, इनको एंटरटेनमेंट के लिए, टूरिज़्म के लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि इंडिया में एलिफेंट को बाई करना या सेल करना इलीगल है, ठीक है। रूल अलाउ करते हैं एलिफेंट को सिर्फ एक्सचेंज किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है टेंपल को, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स में इंटरचेंज किया जा सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है। इसको खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। तमिलनाडु में रिपोर्टेडली सिर्फ एक एलिफेंट है विदाउट ऑनरशिप सर्टिफिकेट, सिर्फ एक एलिफेंट है जिसका कोई ऑनरशिप का सर्टिफिकेट नहीं है कि ये किसका है। केरला, यूपी, कर्नाटका, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, ये जो 6 स्टेट्स हैं, ये 96% ऑफ कैप्टिव एलिफेंट सिर्फ यहीं पे हैं।
असम जो है वो होम है सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स का विदाउट ऑनरशिप सर्टिफिकेट, इन अ सेंस कि जहाँ पे जो एलिफेंट है उसकी कोई ओनरशिप का सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास। एंड विद 335 आउट ऑफ 900 कैप्टिव एलिफेंट्स नॉट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट टू प्रूव इट्स ऑनरशिप, तो उन मतलब 335 जो हैं वो विदाउट सर्टिफिकेट हैं। सो ऑल्सो इन मैनी केसेस मतलब यूजुअली इसको बहुत मिसयूज़ भी किया जाता है। कई बार ऑनर्स जो होते हैं ना, मतलब कुछ लोग जो होते हैं एक सर्टिफिकेट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स के लिए, मतलब अलग अलग एलिफेंट के लिए एक ही सर्टिफिकेट यूज़ करके शो करते रहते हैं। इसको इम्प्रूव करने का एक ही तरीका है कि डीएनए प्रोफाइलिंग की जाए कैप्टिव एलिफेंट्स की, ठीक है, और जब भी रिक्वायर हो उसको एलिफेंट को डीएनए के थ्रू ट्रैक किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है सुपर अर्थ के बारे में। सुपर अर्थ जो है बड़े आर बिगर आर मोर कॉमन एंड मोर हैबिटेबल देन अर्थ। ये मतलब काइंड ऑफ अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ से ज़्यादा हैबिटेबल हैं, अर्थ से ज़्यादा बड़े हैं और अर्थ से ज़्यादा कॉमनली फाइंड किए जाते हैं, ठीक है। सो ये मतलब किसी भी कि ये मतलब पूरी जो यूनिवर्स है उसमें बहुत जगह पे देखने को मिलते हैं। ये जो है ये अर्थ से ज़्यादा मैसिव होते हैं, ठीक है, येट ये बहुत जो बड़े बड़े गैस के प्लैनेट्स हैं जैसे कि नेपच्यून है, यूरेनस है, उनसे कम हैवी होते हैं, उनसे लाइट होते हैं, लेकिन अर्थ से हैवी होते हैं। ये गैस के भी बने हुए हो सकते हैं, ये रॉक के भी बने हुए हो सकते हैं, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से भी बने हुए हो सकते हैं, ठीक है। और यूजली ये इनका साइज़ जो होता है वो 2 टाइम्स अर्थ के साइज़ से लेके 10 टाइम अर्थ के साइज़ तक हो सकता है। मोस्ट सुपर अर्थ ऑर्बिट जो है, मतलब जो सुपर अर्थ जो है वो कूल ड्वार्फ स्टार के, मतलब ये ड्वार्फ स्टार जैसे हमारा सन है उसकी तरफ हम अर्थ घूम रही है, तो ये ड्वार्फ स्टार के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, ठीक है। और ये जो ड्वार्फ स्टार होता है इसका भी कंपैरेटिवली मास जो है सन से छोटा होता है, और ये सन के कंपैरेटिवली ज़्यादा लंबा लिव करता है। बेस्ड ऑन करंट प्रोजेक्शन के हिसाब से 1/3 ऑफ द ऑल एक्सोप्लैनेट की जितने भी एक्सोप्लैनेट हमने देखे हैं, ये जितने भी एक्सोप्लैनेट हैं उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1/3 जो हैं वो सुपर अर्थ हैं, ठीक है। सो सुपर अर्थ जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सोप्लैनेट है। काफ़ी टाइप के एक्सोप्लैनेट होते हैं, कुछ नेपच्यून टाइप के होते हैं ओनली गैस बेस्ड, ठीक है, कुछ बहुत मैसिव होते हैं, ठीक है, कुछ अर्थ जैसे होते हैं, कुछ अर्थ से बड़े साइज़ के होते हैं। तो 4 बेसिकली टाइप्स होती हैं, तो उसमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है वो सुपर अर्थ टाइप है, ठीक है। दे आर मच ईजियर टू डिटेक्ट, इनको बहुत ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, मतलब क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं और इसमें अर्थ के मतलब लाइफ के ओरिजिन को भी जो है मतलब स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं लाइफ इसके ऊपर है या नहीं, सो इसके लिए डिस्टेंट एक्सोप्लैनेट के ऊपर लाइफ देखने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो बायो सिग्नेचर्स को कैप्चर कर सकते हैं, मतलब बायो सिग्नेचर्स को देख सकते हैं, उस पर से बाई प्रोडक्ट्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जैसे कि मतलब कोई भी डिटेक्टेबल कोई कंपाउंड कोई एलिमेंट कुछ ऐसी चीज़ों को डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके अलावा जैसे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है नासा का, वो एक्सोप्लैनेट्स की रिसर्च के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। कुछ और टेलीस्कोप्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है इनको देखने के लिए, जैसे कि 39 मीटर एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप है, 30 मीटर टेलीस्कोप है, ठीक है, जायंट मैगलन टेलीस्कोप है। ये मतलब इस डेकेड के एंड तक ये काम करने स्टार्ट कर जाएंगे, लेकिन अभी ये अंडर रिसर्च है टेलीस्कोप्स, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है ये सुप्रीम कोर्ट से है। सो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक डिक्लेयर किया है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अभी डिसाइड किया है रिसेंटली कि जो भी डिसीजन बिगर बेंच देगा सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, बिगर बेंच जो भी डिसीजन देगा वो डिसीजन प्रिवेल करेगा ऑन स्मॉलर बेंच, ठीक है, जिसका मतलब जिसके नंबर ऑफ जजेस ज़्यादा होंगे जिस बेंच पे, वो बेंच का डिसीजन जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ बेंच वालों से कंपैरेटिवली मतलब स्मॉल वालों से जो है वो ऊपर होगा, और स्मॉल वालों को बड़े जजेस के बेंच के डिसीजन को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड अ डिसीजन डिलीवर बाय बेंच ऑफ लार्जेस्ट स्ट्रेंथ, कि जितना बड़ा बेंच डिसीजन देगा, ठीक है, वो बाइंडिंग होगा सारे सब्सिक्वेंट स्मॉलर या फिर को इक्वल स्ट्रेंथ के बेंचेस के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस होते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट बेंच के, वो प्रिवेल करते हैं स्मॉलर बेंच के डिसीजंस के ऊपर। सो एक्चुअली इसमें ये नहीं मैटर करता कि इसमें कितनी मेजॉरिटी से आया है डिसीजन और इसमें कितनी मेजॉरिटी से आया है, तो ये मैटर नहीं करता, बस इतना मैटर करता है कि कितने नंबर ऑफ जजेस थे टोटल ऑन द बेंच, ठीक है। और कोरम का मतलब होता है कि मीन्स द बेंच स्ट्रेंथ विच है वॉज हियरिंग द मैटर, कि कोरम मैटर करता है, ना कि नंबर ऑफ जजेस जिसने येस और नो में वोट किया है, ठीक है। इन अ सेंस कि सपोज करो किसी चीज़ के फेवर में यहाँ पे 5 जजेस ने वोट किया है और अगेंस्ट 4 ने किया है, यहाँ पे मान लो 6 ये था
5 और 4 9 जजेस का बेंच, और ये है मान लो 5 जजेस का बेंच। यहाँ पे भी मान लो 5-0 के हिसाब से आई है या फिर 7-0 के हिसाब से रूलिंग आई है, तो ये इसकी बात नहीं मानेंगे, इसकी बात मानेंगे। मैटर ये करता है कि टोटल कितने जजेस थे, ना कि कितनों ने फेवर येस या नो में आंसर दिया है। ठीक है, सो ये था। नेक्स्ट है नैक के बारे में, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। सो नैक जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के अंडर आती है। ये हायर लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ग्रेडेशन प्रोवाइड करती है, उनकी ग्रेडेशन करती है। सो हायर लेवल के जो इंस्टीट्यूशन, सिर्फ उनमें सभी एलिजिबल नहीं है, सिर्फ वो एलिजिबल हैं जिन्होंने 6 साल उनकी एस्टैब्लिशमेंट को हो चुके हैं, या फिर एटलीस्ट वहाँ पे 2 बैचेज ऑफ स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो नैक की एक्रेडिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्रेडिटेशन 5 साल के लिए वैलिड होती है। ग्रेडेशन A++ से लेके C तक होती है। अगर किसी इंस्टीट्यूट को डी ग्रेडेशन मिल रही है तो इसका मतलब उस इंस्टीट्यूशन की ग्रेडेशन हुई ही नहीं है। ठीक है, और ये जो असेसमेंट है ये इनपुट बेस्ड है। इनपुट बेस्ड का मतलब है कि इसमें बेसिकली सेल्फ असेसमेंट ही होती है, कि इंस्टीट्यूशन जो होता है वो खुद से अपनी असेसमेंट लिख के भेजता है। ठीक है, वो खुद से बताता है कि वो कैसा इंस्टीट्यूशन है, अपनी रिपोर्ट बनाता है। फिर नैक की टीम उसको विजिट करती है और देखती है कि नैक की टीम उसको विजिट करती है और उसकी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक करती है। उसके अलावा पीयर रिव्यू भी होते हैं, लेकिन पीयर रिव्यू और इसका लूपहोल ये है कि पीयर रिव्यू को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि आप हमारी अच्छी रैंकिंग करो, हम आपकी अच्छी करेंगे टाइप्स। तो ये चीज़ है। ठीक है, ये है इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम जो है वो है, नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के नॉर्म्स के बारे में। यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने अभी न्यू रूल्स निकाले हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के बारे में। ठीक है, उसके मेंबर्स के बारे में, पैनल ऑफ मेंबर के बारे में और चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट के बारे में। जुवेनाइल जस्टिस, ठीक है, मॉडल अमेंडमेंट रूल 2022 अभी इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अंडर क्या है कि कोई भी पर्सन जो फॉरेन फंडिंग रिसीव करता है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है जो फॉरेन फंडिंग रिसीव करती है, इन अ सेंस किसी भी एनजीओ से लिंक्ड है, ठीक है, वो पर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर या चेयरपर्सन नहीं बन सकता है। पर्सन एसोसिएटेड, ठीक है, ये बार करती है उन पर्सन को जो किसी भी तरीके की फॉरेन फंडिंग को रिसीव करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड होते हैं जो ऐसी फंडिंग को रिसीव करती है। रूल्स के अकॉर्डिंग एनी पर्सन वर्किंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 इन एनी एनजीओ। सो कोई मतलब पर्सन जो किसी एनजीओ के साथ एसोसिएटेड है, इनफैक्ट जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाती है, वो पर्सन भी इनएलिजिबल होगा मेंबर या चेयरमैन बनने के लिए। इसके अलावा कोई भी फैमिली मेंबर या कोई भी क्लोज रिलेशन का पर्सन, ठीक है, किसी एनजीओ के मेंबर के साथ, कि कोई पर्सन किसी एनजीओ में काम कर रहा है और उसका कोई फैमिली मेंबर या क्लोज रिलेटिव जो है वो भी CWC का मेंबर नहीं बन सकता है या चेयरमैन नहीं बन सकता है। पर्सन रिप्रेजेंटिंग समवन रनिंग अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, ठीक है, कोई पर्सन जो किसी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या फिर उसके बोर्ड या ट्रस्ट का मेंबर है, ठीक है, वो भी CWC का मेंबर नहीं बन सकता है। इसके चलते क्या है कि रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं वो भी मतलब अब CWC के मेंबर या चेयरपर्सन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, हैव ऑल्सो बिन ओमिटेड फ्रॉम कैटेगरी ऑफ पर्सन हु कैन बी कंसीडर्ड। उसके अलावा अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अंडर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ बनाती है। अब इसका मेन काम क्या होता है कि इसको मतलब रूल्स प्रोवाइड करने होते हैं, इसको डायरेक्शंस देनी होती हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन के लिए, जिन चिल्ड्रंस को अब्यूज़ किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, अबैंडन कर दिया जाता है, या फिर जो ऑर्फनेज होते हैं, ऑर्फन चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए रूल्स एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करना इसका मेन रोल है। इसके अलावा ये जो है ये एक इंक्वायरी भी ऑर्डर कर सकती है, ठीक है, टू इंश्योर बच्चों की सेफ्टी के लिए, बच्चों की वेलबींग को इंश्योर करवाने के लिए, ठीक है, या फिर बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए ऑर्डर पास कर सकती है, ठीक है, इन फैमिली बेस्ड केयर सच एज थ्रू रिस्टोरेशन, किसी भी फैमिली बॉन्ड का रिस्टोरेशन करवा के, मतलब कि बच्चों की रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी वेलबींग के लिए सारा रोल प्ले करती है ये, ठीक है, गार्जियंस के साथ उनको लिंक करवा के, अडॉप्शन करवा के बच्चों की, या फोस्टर केयर प्रोवाइड करके उनको, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। सो अकॉर्डिंग टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है ये एक बेंच की तरह काम करेगी, ठीक है, इसके पास पावर होगी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट
के पास होती है। सो मैजिस्ट्रेट के पास जो CRPC के अंडर पावर होती है वही पावर CWC के पास भी होगी। तो इसके चलते एक्सपर्ट ओपाइंड दैट दीज रूल्स विल रिड्यूस द पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। सो लेकिन इसका एक लूप साइड भी है, इसके अच्छे फ़ायदे भी हैं कि बच्चों की प्रोटेक्शन अच्छे से होगी, लेकिन इसका हाइंडसाइट में ये आता है कि CWC है जो, ठीक है, इसमें जो लोगों को रिक्रूट किया जा सकता है वो एक पूल भी कम हो चुका है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जो है ये पहले इसकी जगह पे होता है जुवेनाइल डिलिक्वेंसी लॉ, ठीक है, एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000 वाला, तो उसको रिप्लेस करके 2015 में ये एक्ट आया था। इसका मेन प्रोविज़न ये है कि 16 to 18 ईयर के बच्चे जो भी जुवेनाइल इन सेंस की जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो भी इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ है, मतलब जिन्होंने कोई क्राइम किया है, ठीक है, उनके साथ डील करता है। बेसिकली 3 तरीके की ऑफेंसेज है इसमें। पेटी ऑफेंसेज जो बहुत छोटे ऑफेंसेज होते हैं जैसे रॉबरी वगैरह के, सीरियस ऑफेंसेज जिसमें 3 से 7 साल की सज़ा होती है, और हीनियस ऑफेंसेज जिसमें 7 साल से ज़्यादा, मतलब 7 साल तक, ठीक है, मैक्सिमम 7 ईयर का सेंटेंस जिसमें दिया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है टाइफून नैनमेडोल के बारे में। नैनमेडोल जो है ये अभी बहुत फ्यूरियस विंड्स थी, बहुत ज़्यादा रेनफॉल जापान में हुआ है, जापान में ये आया है, ठीक है। जापान के देख लो कि ये आइलैंड है होकाइडो, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू, तो ये जो है नैनमेडोल नाम का टाइफून, ठीक है, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था क्यूशू नाम के आइलैंड के वेस्टर्न एज पे, ठीक है, ये ईस्टर्न है, ये वेस्टर्न है, तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और होन्शू की मेनलैंड के ऊपर ये टाइफून आया है। ये 14th टाइफून आया है जापान में। और नैनमेडोल जो है इसने कागोशिमा सिटी जो कि, ठीक है, वेस्टर्न क्यूशू में है, वहाँ पे इसने स्टार्ट किया था और मेनलैंड होन्शू तक पहुँच गया है, ठीक है, और ये बहुत डेलीटीरियस रहा है। तो बनता कैसे है ये टाइफून? लो प्रेशर, मतलब जैसे बहुत यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, गर्मी की वजह से टेम्परेचर जब वाटर का बढ़ जाता है, लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हो जाता है, फास्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ विंड होता है, ठीक है, फास्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ विंड की वजह से फिर इसका साइक्लोन का और टाइफून का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है पूसा बायोडिकम्पोजर के बारे में। दिल्ली और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर अभी एक पूसा बायोडिकम्पोजर को पायलट प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करने के बारे में सोचा है कि 5000 एकड़ लैंड में, ठीक है, स्टबल बर्निंग को कम करने का ये वैसे एक तरीका है। इसमें क्या होता है कि फंजाई बेस्ड कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, उन कैप्सूल्स को फिर जो है जैगरी के साथ और चिकपी फ्लोर के साथ, ठीक है, इसके साथ मिला के एक मिक्सचर बना लिया जाता है। उस मिक्सचर्स को फिर स्टबल के ऊपर, जो पैडी का बचा हुआ स्टबल होता है उसके ऊपर स्प्रे कर दिया जाता है। 8 दिन इसको बनने में लगते हैं, फिर उसको स्प्रे करते हैं। विदिन 15 डेज वो पैडी का जो स्टबल है वो मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर वो मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। सो ये एक तरीका है, इसको पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया है, मतलब इसको पायलट बेसिस पे चेक कर रहे हैं पंजाब में, ठीक है, 5000 एकड़ के ऊपर। तो बेसिकली क्या है कि फंजाई जो है वो हेल्प करती है एसेंशियल एंजाइम प्रोड्यूस करने में। वो एसेंशियल एंजाइम जो है वो इसको डिग्रेडेशन करते हैं पैडी के स्टबल की। सिलिका कंटेनिंग स्टबल होता है पैडी का, सो उसको डिकम्पोजिशन में रोल प्ले करता है। और 8 से 10 दिन, ठीक है, 8 से 10 दिन इसको एक्टिव होने में लगते हैं। फिर 15 to 20 डेज़ में टोटली प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली 25 लीटर का एक मिक्सचर बनाया जा सकता है सिर्फ 4 कैप्सूल्स को यूज़ करके, जागरी को यूज़ करके और चिकपी फ्लोर को यूज़ करके। और ये 25 लिक्विड जो लीटर का लिक्विड है ये 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड के लिए सफिशेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है चाइनीज़ स्पेस एजेंसी के बारे में। चाइनीज़ स्पेस एजेंसी ने अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ डील किया है। चाइना की स्पेस एजेंसी जो है उसने बोला है कि वो यूएई को, मतलब उसने यूएई की मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के साथ अभी एक पार्टनरशिप की है, जिसके चलते मतलब ये दोनों मिलके एक रोवर लैंड करेंगी मून के सरफेस के ऊपर, ठीक है, अ लैंडर डेवलप्ड बाय द लेटर, जिसमें जो लैंडर के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्पेस कोऑपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। प्रेजेंटली यूएई जो है वो अभी अपना एक रोवर लैंड करने वाला है मून के ऊपर 2022 में अंडर एमिरेट लूनर मिशन, ठीक है। एमिरेट लूनर मिशन के अंडर एक लैंड जो रोवर है, ठीक है, ये लैंड करने वाला है ये, ठीक है। लैंडर जो है इसमें जो यूज़ होगा वो जापानीज़ कंपनी ने, आई स्पेस नाम की एक जापानीज़ कंपनी है उसने बना के दिया है। और रोवर जो है उसका नेम राशिद है। ये एक रोबोटिक रोवर है, 10 किलोग्राम्स का अप्रॉक्सीमेटली। ये मून के ऊपर कैरी किया जाएगा हकाटू आर नाम के लैंडर के साथ। सो ये चाइना और इसकी स्पेस एजेंसी की न्यूज़ के बारे में था। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है BLO ई पत्रिका के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी एक न्यू डिजिटल पब्लिकेशन, एक नई डिजिटल पब्लिकेशन BLO ई पत्रिका, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर ई पत्रिका अभी
लॉन्च की है न्यू दिल्ली में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन इंक्रीज़ करनी है बूथ लेवल ऑफिसर्स के बारे में। सो बूथ लेवल ऑफिसर जो हैं वो एक मतलब एक काइंड ऑफ एक अपना एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे, ठीक है। जो भी चैलेंजेस उनके एरिया में आते हैं ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए, क्या सक्सेस स्टोरीज़ हैं, किस तरीके से उनको हेल्प किया है उन्होंने, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो कैस्केडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा और बेटर इन्फॉर्म्ड और मोटिवेटेड बूथ लेवल ऑफिसर हमें मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे इलेक्शन का सिस्टम और फेयर और फ्री होगा। बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पार्ट 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आता है। इसका मेन पर्पस है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना कंट्री में। किस किस बॉडी के इलेक्शन करवाती है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो ये 5-6 बॉडीज़ में ये इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। इलेक्शन कमीशन जो है ये 25 जनवरी 1950 को बनाई गई थी। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है। पावर, ड्यूटीज़, ये सब इसका प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है, ठीक है। ये प्रेसिडेंट द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और फिक्स्ड टेन्योर जो होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का 6 साल का होता है या फिर 65 ईयर की एज, जो भी टाइम पहले हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी पहले होता है उसके अकॉर्डिंग उसको रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है स्वच्छल सुजल प्रदेश के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री ने अभी डिक्लेयर किया है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश बन चुका है। जितने भी विलेजेस हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के, अब उनको सर्टिफाई कर दिया गया है हर घर जल, ठीक है, हर घर जल है उनमें, और ओपन डेफिकेशन फ्री ODF प्लस है ये, ठीक है, ओपन डेफिकेशन। अब इसमें क्या है कि 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं सुजल एंड स्वच्छ स्टेट के। सबसे पहला तो वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है और वाटर की मैनेजमेंट है। दूसरा ODF प्लस है, इन द सेंस कि वहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री सस्टेनेबल वे से अप्लाई हो चुका है, कि मतलब कुछ टाइम के लिए ओपन डेफिकेशन ख़त्म नहीं हुई है, हमेशा के लिए सस्टेनेबल वे में वो ख़त्म हो गई है। और सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वहाँ पे किया जाता है। उसके अलावा क्रॉस कटिंग इंटरवेंशंस लाइक कन्वर्जेंस एंड एक्शन प्लानिंग एट्सेट्रा जो है यहाँ पे होती है, ठीक है। सो ये था सुजल स्कीम के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन रिपोर्ट के बारे में। अभी एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी अडॉप्शन रिपोर्ट आई है जिसके अंडर बोला गया है, ठीक है, कि 2022 में ऑल्दो कि मतलब वियतनाम जो है अगेन, पहले तो सबसे पहली बात तो वियतनाम अगेन फर्स्ट आया है, सबसे मतलब पहले नंबर पे आई है ये कंट्री सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए, जिसमें क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन जो है ओवरऑल इंक्रीज़ हुई है। इसका जो इंडेक्स है 1 है। इंडिया जो है 4th नंबर पे है, इसका इंडेक्स जो है 0.663 है। रिपोर्ट ने साइट किया है कि ऑल्दो क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन वर्ल्ड वाइड डिक्रीज़ हुई है, ठीक है, लेकिन अभी भी ये मतलब कि पहले क्या था कि नॉर्मल टाइम पीरियड चल रहा था, ठीक है, फिर बुल टाइम आता है। बुल टाइम का मतलब कि बहुत ज़्यादा बूम आ जाती है, बहुत ज़्यादा लोग अडॉप्ट करने लग जाते हैं, फिर अब ये फिर नीचे आ गया। लेकिन अब इस टाइम वाला ये जो अडॉप्शन का रेट है ना, ये इस वाले रेट से तो अभी भी ज़्यादा है, ठीक है, प्री बुल मार्केट लेवल से अभी भी ज़्यादा है। और रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोअर मिडल और अपर मिडल इनकम कंट्रीज़ जो हैं वो हैविली रिलाई करती हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, रेमिटेंस को सेंड करने के लिए, सेविंग रिजर्व प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि फिएट करेंसी की वॉलीटिलिटी इन कंट्रीज़ में बहुत कंपैरेटिवली देखने को मिलती है, ठीक है। और ये कंट्रीज़ जो है बेसिकली बिटकॉइन और स्टेबल कॉइन्स की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। सो ये था आज की न्यूज़ आइटम्स के बारे में। थैंक यू सो मच, आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।